Hello students, myself Surbhi Sani. Today we will discuss about buffer solution. आज हम buffer solution के बारे में पढ़ेंगे. तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था pH के बारे में. pH, what is pH? pH is power of hydronium ion concentration और हमने इसके बारे में डिटेल में स्टडी की थी. तो जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा हमारा बफर सॉल्यूशन. अगर मैं आपके बारे में बफर सॉल्यूशन के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँ तो अब आप जानते हैं लैब में या मैनी इंडस्ट्रीज़ में ऐसे केमिकल्स हमें बनाने होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस बनाने होते हैं जिसमें हमें डेफिनेट पीएच की सॉल्यूशन चाहिए कि हमारी पीएच जो है वो डेफिनेट रहे, पीएच में चेंज ना हो सॉल्यूशन की. अब हमारे पास जो है, अगर मान लो अगर मैं कुछ एसिड डाल दूँ किसी सॉल्यूशन में या मैं किसी सॉल्यूशन में कोई बेस को ऐड कर दूँ तो उससे क्या होता है, एसिड डालने से हमारा सॉल्यूशन एसिडिक हो जाता है और बेस डालने से हमारा सॉल्यूशन बेसिक हो जाता है. तो जिस वजह से हम ऐसे सॉल्यूशन चाहते हैं लैब में कि हमारे अगर मैं एसिड डाल दूँ या उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ मैं बेस डाल दूँ तो उसकी पीएच में फ़र्क ना पड़े, उसकी पीएच कांस्टेंट रहे. तो उस तरह के सॉल्यूशंस जिनकी पीएच कांस्टेंट रहती है और वो एसिड या बेस डालने पर इफेक्ट नहीं होती, उस तरह के सॉल्यूशंस को हम क्या कहते हैं, बफर सॉल्यूशंस. तो देखिए, it is often necessary to maintain a definite pH of a solution in laboratory and in many industrial processes. This can be achieved with the help of buffer solution. A buffer solution is defined as solution whose pH remains practically constant by addition of small amount of either an acid or an base. Types क्या होते हैं buffer solution के? Two types होते हैं. Number one is buffer solution containing single salt. Such buffer solutions are aqueous solutions of single salt. ये होते हैं aqueous solutions of single salt. For example, aqueous solution of salt of weak acid and weak base. Example is ammonium acetate act as a buffer. जब मैंने अमोनियम एसीटेट लिया, देखिए अमोनियम एसीटेट क्या है यहाँ पर, CH3COO NH4. जो हमारा ये अमोनियम एसीटेट है ये सोल्ट है. किसका सोल्ट है? वीक एसिड. कौन सा वीक एसिड? CH3COOH एंड वीक बेस. व्हाट इज वीक बेस हेयर? NH4OH. तो वीक एसिड और वीक बेस का जो सोल्ट बनेगा वो हमारा होगा CH3COONH4. कैसे? जब इसका हम डिसोसिएशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव. और जब मैं इसका डिसोसिएशन करूं तो क्या आएगा, NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो जब ये दोनों आपस में कंबाइन कर जाएंगे, दिस कैटायन एंड दिस एनायन, तो व्हाट विल बी रिजल्ट? दिस विल फॉर्म CH3COONH4. बन गया ना हमारा सॉल्ट अमोनियम एसीटेट. ठीक है, तो ये जो हमारा अमोनियम एसीटेट है ये एक्वस सॉल्यूशन है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस का. नेक्स्ट है बफर सॉल्यूशन कंटेनिंग मिक्सचर्स. These solutions are one of the two types. ठीक है, दो तरह के हो सकते हैं. फर्स्ट इज एसिडिक बफर एंड सेकेंड इज बेसिक बफर. सो व्हाट इज एसिडिक बफर? इट इज a solution of mixture of weak acid and its salt with a strong base. The pH of this buffer is less than 7. देखिए, जैसा कि आप लोग नाम से देख सकते हैं, नाम क्या है, एसिडिक बफर. तो इसका मतलब इस बफर की, जो हमारी इस बफर की एक ऐसा सॉल्यूशन है, हमने नाम क्या दिया, बफर सॉल्यूशन है ना. तो बफर सॉल्यूशन मीन्स एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसकी पीएच कांस्टेंट है. अब वो कांस्टेंट पीएच यहाँ पर क्या होगी, इसकी बफर्स ऐसे सॉल्यूशंस, इसके अंदर ऐसे सॉल्यूशंस आएंगे जिनकी पीएच जो है वो लेस देन 7 होगी. ठीक है, तो उस तरह के सॉल्यूशंस को क्या कहते हैं, एसिडिक बफर. और ये किस किस से मिलकर बनते हैं, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, देखिए ले रखा है ना वीक एसिड, वेरी गुड, एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. और साथ में क्या, उसी का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. अब भाई इसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कैसा सोल्ट बन सकता है कि जब हम इसका NaOH के साथ बनाएं, क्या बनेगा NaOH के साथ, जब हम CH3COO Na ले लेना, है ना भाई, वीक एसिड एंड इट्स सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. मतलब इसी एसिड जो हमने लिया है इसी का सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस. और स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमने मान लो NaOH ले लिया
तो NaOH के साथ इसका सॉल्ट कौन सा बनेगा, ये वाला, जैसे मैंने पहले आपको बताया था। नेक्स्ट है बेसिक बफर। इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ वीक बेस एंड इट सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। अब वीक बेस कौन सा है, यहाँ पर NH4OH हमने वीक बेस ले लिया, एंड इट सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड, लेट अस सपोज आई हैड टेकन HCl, ओके, तो एंड इट सोल्ट विद स्ट्रॉन्ग एसिड, तो इसका स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ कैसा बनेगा, NH4Cl। द pH वैल्यू ऑफ द बेसिक बफर सोल्यूशन इज मोर देन 7। तो इस तरह के जो बफर सोल्यूशंस होंगे उनकी pH वैल्यू क्या होगी, मोर देन 7। And next topic is buffer action. The ability of a buffer solution to resist the change in pH even on addition of small amount of acid or base is called buffer action. की हमारा जो बफर सॉल्यूशन है, ठीक है, इस सॉल्यूशन को मैंने कहा कि ये बफर सॉल्यूशन है, ठीक है। अब ये बफर सॉल्यूशन है, इसका मतलब इसकी pH कांस्टेंट रहेगी, तो इसका मतलब द एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन, इस बफर सॉल्यूशन की एबिलिटी टू रेजिस्ट द चेंज इन pH is called buffer action, कि इस बफर सॉल्यूशन की जो एबिलिटी है, क्या एबिलिटी इसकी, एक ऐसी एबिलिटी इस बफर सॉल्यूशन की कि अगर मैं इसके अंदर एसिड डाल दूँ या मैं अगर इसके अंदर कोई भी बेस डालूँ तो इसकी pH चेंज नहीं होती। तो उस तरह की एबिलिटी को क्या कहते हैं, बफर एक्शन। अब आपको समझ आया ना। तो व्हाट इज बफर एक्शन? द एबिलिटी ऑफ अ बफर सॉल्यूशन टू रेजिस्ट द चेंज इन द pH इवन ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस इज कॉल्ड बफर एक्शन, ठीक है। नेक्स्ट है बफर एक्शन ऑफ अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन। अब हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। देखें, द बफर एक्शन ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम एसीटेट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। अब हम अमोनियम एसीटेट सॉल्यूशन का बफर एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। अब हमें पता है अमोनियम एसीटेट का सॉल्यूशन है हमारे पास CH3COONH4। ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है, ठीक है, ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाता है इन एक्वस सॉल्यूशन। कैसे? ये एक्वस सॉल्यूशन में CH3COO नेगेटिव एंड NH4 पॉजिटिव की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। Due to complete dissociation, the salt provide excess of acetate ions and NH4 positive ions. अब इसका complete dissociation हो जाता है तो ये हमारा जो है ये इस तरह के आयंस और इस तरह के आयंस हमारे सॉल्यूशन में प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडिड टू इट। अब मैं इसके अंदर क्या करूँगी, स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दूँगी। द एडिशन ऑफ H3O positive ions given by the acid combined with this ion present in the buffer to form poorly dissociated एसिटिक एसिड। देखो, जब मैंने इस सॉल्यूशन में एसिड डाला तो जब एसिड डाला तो मेरे पास इस तरह के आयंस रिलीज हुए। किस तरह के? H3O पॉजिटिव। अब इस तरह के आयंस जो रिलीज हुए हैं इस सॉल्यूशन में वो इन आयंस के साथ, ठीक है, एसिटेट आयंस के साथ वो वाले कंबाइन कर लेंगे, ठीक है। और जब वो इनके साथ कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास एसिटिक एसिड बन जाएगा, जो कि आपको पता है वीक एसिड है और पुअरली डिसोसिएटेड है, ठीक है। टू फॉर्म पुअरली डिसोसिएटेड दिस एसिड। तो अब आपको पता है कि H पॉजिटिव सॉल्यूशन के अंदर जा रहे हैं, है ना, और H पॉजिटिव सॉल्यूशन में जो जा रहे हैं वो फटाफट से इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं और हमारे पास ये सॉल्यूशन बन रहा है। तो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या सॉल्यूशन में इंक्रीज हो रही है? नहीं हो रही ना, क्योंकि H पॉजिटिव तो इसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, है ना। तो thus the increase of H positive is counterbalanced due to formation of undissociated acetic acid. तो जो इंक्रीज हो रहा था ना H पॉजिटिव का वो काउंटर बैलेंस हो गया। क्यों? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ अनडिसोसिएटेड एसिटिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। Hence the added H positive ion are neutralized and pH of the solution remains unchanged. जिस वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी pH चेंज नहीं होती। Similarly, on addition of small amount of base, पहले हमने किसके बारे में स्टडी किया? जब मैंने एसिड डाला था। अब हम किसके बारे में स्टडी करेंगे? जब हम बेस डालेंगे। जब हम बेस डालेंगे तो OH नेगेटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर बढ़ जाएंगे और वो OH नेगेटिव आयन अब किसके साथ कंबाइन कर जाएंगे? इस NH4 पॉजिटिव के साथ।
और क्या बना लेंगे NH4OH। क्या बना लेंगे NH4OH, जो कि पुअरली डिसोसिएटेड है। ठीक है, तो सॉल्यूशन में जो OH नेगेटिव आयंस गए उन्होंने फटाफट से NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन किया और हमारे पास NH4OH का मॉलिक्यूल बना लिया, जो कि पुअरली डिसोसिएटेड है। अब क्या सॉल्यूशन के अंदर OH नेगेटिव आयन की एक्सेस या कुछ अमाउंट एक्सेस है जिस वजह से pH में इंक्रीज हो? नहीं ना, क्योंकि वो OH तो कंबाइन कर गए, वो OH नेगेटिव तो कंबाइन कर गए। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में स्टडी किया। तो आप इस पे देख सकते हैं NH4 पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेंगे और क्या बना लेंगे NH4OH, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। अब देखो, अब हम बात करेंगे NaCl की। NaCl क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है? ये जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है ना, ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड। कि सोडियम क्लोराइड क्या है? एक एक्वस सॉल्यूशन है। एक एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ किसका सॉल्ट है? मेन हमारा क्या है कि सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? स्ट्रॉन्ग एसिड का। अब यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड है यहाँ पर HCl और स्ट्रॉन्ग बेस है हमारा NaOH। समझ आया? स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा मैंने बोला आपको? HCl, देखो, और स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH। उससे मिलकर हमारा क्या बनेगा? NaCl सॉल्ट। कैसे? जब HCl लेंगे तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट होगा। जब NaOH लेंगे तो Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में कन्वर्ट होगा और ये Na पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन कर लेंगे और क्या बना लेंगे? NaCl। और जब मैंने इस NaCl सॉल्ट का वाटर में ऐड करके इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया, तो उस सॉल्यूशन को मैंने कहा कि ये सॉल्यूशन बफर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। क्यों? ये सॉल्यूशन बफर की तरह क्यों नहीं कर सकता? कौन सा? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl डू नॉट एक्ट एज बफर। क्यों? क्योंकि देखो, NaCl जब एक्वस सॉल्यूशन था वो डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में। अब इस सॉल्यूशन में जब मैं थोड़ा सा भी एसिड डालूंगी तो जो मैं H पॉजिटिव थोड़ा सा डालूंगी वो H पॉजिटिव इस Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएगा और क्या बना लेगा? HCl, जो कि दोबारा हमें पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो फिर से डिसोसिएट हो जाएगा किसमें? H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, है ना भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड है, डिसोसिएट फटाफट से हो जाएगा। ठीक है, तो जिस वजह से सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और pH वैल्यू उसकी इंक्रीज हो जाएगी। pH वैल्यू अब कांस्टेंट तो नहीं रही ना। अगर मान लो, अगर मैं सॉल्यूशन में स्ट्रॉन्ग बेस डाल दूं, स्ट्रॉन्ग बेस मतलब NaOH, क्या डाल दूं? स्ट्रॉन्ग बेस NaOH। अब अगर मैंने NaOH डाल दिया तो Na पॉजिटिव तो Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन कर जाएंगे। ठीक है, देखिए एक मिनट मेरी बात ध्यान से सुनिए। मैंने क्या कहा? मैंने स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड इज एडिड, एसिड डालने से जो Cl नेगेटिव आयन है वो कंबाइन कर जाएंगे उस H पॉजिटिव आयन के साथ टू फॉर्म HCl एंड व्हेन बेस इज एडिड। और जब मैं इसके अंदर बेस डालूंगी तो हमारे Na पॉजिटिव आयन जो हैं वो कंबाइन कर जाएंगे OH नेगेटिव आयन के साथ, क्योंकि अब हमने OH नेगेटिव डाल दिया ना, क्योंकि हमने देखो बेस डाला है। लेट अस सपोज मैंने NaOH ही डाल दिया, तो उस बेस के डालने से उसके अंदर OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और वो OH नेगेटिव आयन्स अब इस Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन कर लेंगे और Na पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके क्या बना लेंगे? NaOH। और NaOH जो है हमारा वो भी हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये फटाफट से डिसोसिएट हो जाएगा Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव में, जिस वजह से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन हमारे सॉल्यूशन में बढ़ जाएगी, जिस वजह से उसकी pH वैल्यू बढ़ जाएगी, बेसिसिटी उसकी बढ़ जाएगी, pH वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये बफर की तरह एक्ट नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है हमारा बफर एक्शन ऑफ एसिडिक बफर। अगर मैं एक एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात करूं तो ये हमारा है एसिडिक बफर CH3COOH और CH3COONA का सॉल्यूशन। CH3COOH किस तरह से डिसोसिएट होगा? CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव, और H पॉजिटिव को हम H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं।
CH3COO Na किस तरह से डिसोसिएट होगा, CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए जो ये सॉल्यूशन है ये इस तरह से डिसोसिएट होगा और ये इस तरह से डिसोसिएट हो गया। अब इस सॉल्यूशन में ये वाले आयंस जो हैं एसीटेट आयंस कॉमन है कि इसने भी ये रिलीज़ किए हैं और इसने भी ये रिलीज़ किए हैं। तो सॉल्यूशन में अगर इस तरह से होता है कि एक दोनों जो चीज़ें हैं वो सेम आयन को रिलीज़ करें तो उस इफ़ेक्ट को हम क्या कहते हैं, कॉमन आयन इफ़ेक्ट। जिस वजह से क्या होगा कि इसकी डिसोसिएशन जब हो रही होगी तो इस कॉमन आयन इफ़ेक्ट की वजह से इसकी जो डिसोसिएशन है वो सप्रेस हो जाएगी। फर्दर डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड इज़ सप्रेस्ड, मतलब इसकी डिसोसिएशन होनी कम हो जाएगी। ये एक रूल होता है, इसको कहते हैं कॉमन आयन इफ़ेक्ट। ठीक है, तो अब कॉमन आयन्स क्योंकि इसने भी ये रिलीज़ किए हैं और इसने भी ये रिलीज़ किए हैं, जिस वजह से कॉमन आयन इफ़ेक्ट शो होना शुरू हो जाएगा, जिस वजह से इसकी डिसोसिएशन होनी थोड़ी कम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब इसके अंदर मैं अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डाल दूँ तो एसिड डालने से जो हमारा एसिड H3O पॉजिटिव आयन देगा, क्योंकि एसिड H पॉजिटिव देता है ना, और H पॉजिटिव को हम H3O पॉजिटिव भी तो लिख सकते हैं। अब आप कहोगे क्यों लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि देखो हम अगर एक्वा सॉल्यूशन की बात करें तो उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है ना, और जब एसिड हमारा H पॉजिटिव आयन देता है तो वाटर के साथ जब वो कंबाइन कर जाएगा तो क्या बन जाएगा, H3O पॉजिटिव। भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इस H पॉजिटिव को डोनेट कर देगा, जिस वजह से क्या हो जाएगा, H3O ने दिए थे O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव बन जाएगा। तो हम H पॉजिटिव को हम H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, क्योंकि H पॉजिटिव जब H2O के साथ कंबाइन करता है तभी तो ये चीज़ बनती है। तो जब एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ मैंने एसिड डाला तो एसिड की वजह से जो H3O पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर आए वो किसके साथ कंबाइन कर जाएंगे, वो कंबाइन कर जाएंगे हमारे इसके साथ टू फॉर्म पुअरली आयनाइज्ड CH3COOH, जिस वजह से हमारा ये बन जाएगा जो कि पुअरली आयनाइज्ड है। आपको पता है ये वीक एसिड है और ये पुअरली आयनाइज्ड है। तो H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में नहीं बढ़ी ना, क्योंकि वो फटाफट से इसके साथ कंबाइन कर रहे थे, एसिटेट आयंस के साथ कंबाइन कर रहे थे और हमारे पास ये बना रहे थे। तो जिस वजह से H पॉजिटिव की कंसनट्रेशन सॉल्यूशन में नहीं बढ़ी, तो जिस वजह से मैंने कहा बफर सॉल्यूशन है ये, क्योंकि इसकी pH कांस्टेंट रही। ठीक है, तो सिमिलरली व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडिड, जब मैं इसमें बेस ऐड करूँगी तो बेस क्या देगा, बेस देगा OH नेगेटिव आयंस। अब ये OH नेगेटिव आयंस जो इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट H3O पॉजिटिव आयंस थे उनके साथ कंबाइन कर लेंगे। ठीक है, जब ये उनके साथ कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, वाटर। तो अब ये OH नेगेटिव आयंस जो मैंने बेस में डाले थे, जो मैंने बेस डाला है, तो बेस की वजह से जो OH नेगेटिव आयंस रिलीज़ हुए हैं वो भी कंबाइन कर रहे हैं ना वाटर के साथ, सॉरी इस H3O पॉजिटिव के साथ, और वो भी हमारे ये वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो उनकी कंसनट्रेशन भी जो है सॉल्यूशन में नहीं बढ़ेगी और pH ऑफ सॉल्यूशन रिमेन्स कांस्टेंट। अब आप लोग ये जानते हो कि अब देखो H3O पॉजिटिव जितने भी थे सॉल्यूशन में वो किसके साथ कंबाइन कर रहे हैं, OH नेगेटिव के साथ फ्रॉम बेस, और क्या बना रहे हैं, वाटर, जिस वजह से इनकी कंसनट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये तो भाई इसके साथ कंबाइन करने लग गए ना। तो इनकी कंसंट्रेशन वही लाने के लिए, वापस से वही लाने के लिए ये इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ली चैटरियल प्रिंसिपल। जब ये इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो हमारे पास H3O पॉजिटिव दोबारा से बनने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द राइट टू प्रोड्यूस मोर H3O पॉजिटिव आयंस टू कंपनसेट द लॉस ऑफ H3O पॉजिटिव आयंस, ताकि जो इनका लॉस हुआ है वो कंपनसेट हो जाए। Hence concentration of H3O positive ion is maintained and original pH of the buffer solution remains unchanged। ठीक है, अब जो है हमारे पास वो है बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर। देखिए, द बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर सॉल्यूशन एग्जाम्पल a mixture of NH4OH and NH4Cl may be explained as follows। अब हमारे पास बफर सॉल्यूशन है किसका, मिक्सचर ऑफ NH4OH एंड NH4Cl। ये हमारा कौन सा हो जाएगा, बेसिक बफर। ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट द डिसोसिएशन ऑफ NH4OH इज डिप्रेस्ड, क्योंकि कॉमन आयन इफेक्ट देखने को मिलेगा, ये भी NH4 पॉजिटिव रिलीज़ करेगा और ये भी NH4 पॉजिटिव रिलीज़ करेगा।
जिस वजह से सॉल्यूशन में कौन सा कॉमन आयन अवेलेबल होगा, NH4 पॉजिटिव, जिस वजह से कॉमन आयन इफेक्ट शो होगा। और उसका रिजल्ट क्या होता है, उस इफेक्ट का रिजल्ट ये होता है कि इसकी डिसोसिएशन होनी कम हो जाएगी। अगर मान लो अब मैं इसमें कोई भी एसिड डाल दूं तो एसिड क्या देगा, H3O पॉजिटिव आयन, और वो आयन जो एसिड ने दिए हैं वो OH नेगेटिव आयन्स जो कि यहाँ से निकले हैं उनके साथ कंबाइन कर लेगा और बना देगा वाटर। ठीक है। When a small amount of acid is added, the H3O positive ions from acid are neutralized by OH negative ions present in the buffer, so it forms water. As the OH negative ions from NH4OH combine with hydronium ions from the acid, it would result in greater ionization of NH4OH to restore OH negative ion concentration. अब देखिए, जो हमारे OH नेगेटिव आयन बफर से बार बार इस वाटर के साथ कंबाइन, वाटर नहीं, हाइड्रोनियम फ्रॉम एसिड, जो हमारे OH नेगेटिव आयन्स थे वो इस हाइड्रोनियम के साथ कंबाइन कर रहे हैं और हमारा वाटर बना रहे हैं, जिस वजह से OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगी। तो जब ये डिसोसिएट हो रहा था तो OH नेगेटिव आयन्स की कंसंट्रेशन जो है अगर कम होना शुरू हो जाएगी तो ये फटाफट से और डिसोसिएट होने की कोशिश करेगा ना। इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा फिर, देखिए जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। हमारे पास है NH4OH, अगर ये डिसोसिएट हो रहा है NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव में, ठीक है, इक्विलिब्रियम में है। अगर OH नेगेटिव यहाँ से बार बार उस हाइड्रोनियम आयन के साथ जो कि एसिड से निकले हैं उनके साथ कंबाइन करके वाटर बनाएंगे तो OH नेगेटिव की आयन की कंसंट्रेशन कम होना शुरू कर देगी, जिस वजह से इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगा टू प्रोड्यूस मोर ऑफ OH नेगेटिव आयन्स। और अगर इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट हो जाएगा तो हमारी इसकी डिसोसिएशन इंक्रीज़ हो जाएगी, डिसोसिएशन इंक्रीज़, है ना, यही बताना चाह रहा है वो। तो जिस वजह से अब यहाँ पर एसिड फटाफट से इसके साथ मिलकर न्यूट्रलाइज हो रहा है तो हमारा पीएच जो सॉल्यूशन की होगी वो अनचेंज्ड होगी, जिस वजह से इस सॉल्यूशन को हमने बफर सॉल्यूशन कहा, क्योंकि इसकी पीएच अनचेंज्ड है। एसिड का कोई इफेक्ट नहीं हुआ क्योंकि एसिड न्यूट्रल होता जा रहा है। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस इज एडेड टू द बफर सॉल्यूशन, इट वुड गिव OH नेगेटिव आयंस। और अगर मैं मान लो इसमें बेस ऐड कर दूँ तो बेस क्या देगा, OH नेगेटिव आयंस देगा, और वो OH नेगेटिव आयंस फिर NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके पुअरली आयोनाइज्ड NH4OH प्रोवाइड करेंगे। जो NH4OH होता है ये पुअरली आयोनाइज्ड होता है, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बिल्कुल पुअर होती है, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, पुअरली आयोनाइज्ड। ठीक है। तो जिस वजह से जो हमने बेस ऐड किया है वो भी फटाफट से NH4 पॉजिटिव के साथ कंबाइन करके NH4OH बना रहा है, जिस वजह से उसका भी कोई इस सॉल्यूशन पर इफेक्ट नहीं पड़ा है, उसकी पीएच पर इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि वो भी सॉल्यूशन में एक्सेस उसकी कोई नहीं है, वो भी न्यूट्रल होता जा रहा है, जिस वजह से इसकी पीएच मेंटेन रहेगी। ठीक है। और हमने इसको क्या नाम दे दिया, बफर सॉल्यूशन। अगर मैं बात करूँ इसकी इम्पोर्टेंस की, इम्पोर्टेंस ऑफ बफर सॉल्यूशन, तो देखिए फर्स्ट है हमारा इन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मैनी बायोलॉजिकल फ्लूइड्स सच एज ब्लड, यूरिन एटसेट्रा have a definite pH which is maintained by buffer action of many substances। कि जो हमारे बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं जैसे कि ब्लड हो गया, यूरिन हो गया एटसेट्रा, उनकी पीएच कोई ना कोई डेफिनेट वैल्यू की होती है। अब उनकी पीएच डेफिनेट होती है, वो पीएच में चेंज नहीं आता, तो इसका मतलब किसी ना किसी का बफर एक्शन हो रहा है जिस वजह से उसकी पीएच कांस्टेंट है। तो किसका बफर एक्शन होता है उसके केस में, ब्लड के केस में या इन बॉडी के फ्लूइड्स के केस में? तो अगर मैं बात करूँ सिर्फ ह्यूमन ब्लड की, तो ह्यूमन ब्लड की जो पीएच है वो 7.35 से लेके 7.45 के बीच में रहती है। अब इसकी पीएच चेंज क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बफर एक्शन हो रहा है कार्बोनिक एसिड का, बाइकार्बोनेट आयन का एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। ठीक है। नेक्स्ट है इन इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी बफर सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। कैसे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बफर सॉल्यूशंस काम आते हैं। मैन्युफैक्चर ऑफ एल्कोहल बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, जब हमने एल्कोहल बनाना होता है बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, वहाँ पर भी हमारे बफर सॉल्यूशंस की बहुत ज़रूरत होती है। मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं ये, डाइज में, फोटोग्राफिक मटेरियल्स में, इन टैनिंग ऑफ द लेदर एटसेट्रा, इन सब में हमें बफर सॉल्यूशंस की बहुत नीड होती है।
थर्ड है इन इन्वेस्टिगेशन ऑफ मैनी बायोकेमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस। जब हमने इन्वेस्टिगेशन के प्रोसेस करने होते हैं तो वहाँ पर भी हमारे बफर सॉल्यूशंस की बहुत नीड होती है। फोर्थ है इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री मीन्स जिस केमिस्ट्री में हम एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास कंपाउंड कौन सा है, हम एनालिसिस करते हैं, उस केमिस्ट्री में भी हमारे बफर सॉल्यूशंस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। तो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।